उज्ज्वल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, आज शिक्षक दिवस है और आज के दिन एक बहुत बड़े जंग का ऐलान करने जा रहा हूं मैं। और जंग का ऐलान करने से पहले मैं सभी अपने शिक्षकों को हैप्पी शिक्षक दिवस कहना चाहूंगा और सभी बच्चों को इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से कुछ उपहार, कुछ गिफ्ट है और ये गिफ्ट ही ऐलाने जंग है। और ऐसी जंग जो जंग आपके हित में होगी, ऐसी जंग जिसमें मैं किसी टीचर के खिलाफ नहीं हूं, ऐसी जंग जिसमें मैं कभी किसी टीचर पे छींटाकशी नहीं करूंगा, लेकिन एक ऐसी जंग जो छेड़ने का मन कर रहा था मेरा, ये वो जंग है जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं। ये मैथ्स का हुआ क्यों और इतना बड़ा हुआ क्यों। सारे टीचरों ने मैथ्स को यूं ही क्यों बना दिया कि सब मैथ्स है, मैथ्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है और मैथ ही इतना डिफिकल्ट क्यों। कुछ और बहुत सारे सवाल है। पिछले कुछ वीडियो में बच्चों ने नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीजें बोली है। बहुत सारे बच्चे जो मुझे जानते हैं उनके पॉजिटिव मैसेजेस ने मुझे बहुत अच्छी वाइब दी है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कई सारे सवाल पूछ रहे हैं मेरे से। जैसे एक बच्चे का कहना था कि यूं ही आपने वीडियो बना के चैनल मोनेटाइजेशन कर लिया। जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता होगा मेरे ऐसे कई सारे चैनल है जिनके पास जो है मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं और कई सारे गोल्डन बटन हमारे इधर ऑफिस में पड़े हुए हैं। मैं उनकी चर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। रही बात इस बात की, इस बात का भी जवाब देने वाला हूं। हाँ, बात तो सही है कि चैनल मोनेटाइज हो गया, एक दिन में मोनेटाइज हो गया, 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और सब बोलेंगे कि सर पैसे कमाने, आपको पैसे कमाने, चैनल आ जाएगा, पैसे कमाने। तो ऐलान जंग करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपको पूरी सुननी पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि भाई ये जो चैनल मोनेटाइजेशन है, पैसे माल लेके जाओगे कहां। सब चैनल मोनेटाइज हो गया, 4000 घंटे चाहिए होता है, 4000 घंटे एक ही वीडियो से आ गया, 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए, पैसे भी खूब बनाऊंगा। तो मैं आज इस दिन से इस ऐलान जंग में एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि इस चैनल के मोनेटाइजेशन के बाद इसका जितना भी रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू का डबल करके मैं आप सब बच्चों को यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा आपके सामने। और आज की मेरी वीडियो की एक क्लिप सेव करके रख लेना, आज और लाइफ टाइम इस चैनल के एक एक पैसे पे आप सबका अधिकार है। जो भी चैनल से पैसे आएंगे उसमें उतने ही मैं पैसे ऐड करूंगा और वो आप सबके हित में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। गरीबों में बांट दूंगा, आपके कंटेंट में बांट दूंगा, आपको किताब पहुंचाने में बांट दूंगा, आपको हर वो सुविधा देने में उन पैसों का इस्तेमाल होगा। और उसका एक रत्ती भर पैसा मैं अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। ना ही चैनल के पैसे की बात करूं, जितना भी चैनल मोनेटाइजेशन के बाद फंड इकट्ठा होगा, ये सारा का सारा फंड आपके हित में जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये सारा का सारा फंड आपके हित में जाएगा। ना ही इतना ही फंड, मैं इतना ही फंड और इक्वल फंड ऐड करूंगा, वो सारा का सारा फंड आपके हित में जाएगा। इसका एक पैसा मैं आपके घर, अपने घर नहीं ले जाऊंगा, सारा का सारा आपके हित में लगा दूंगा। यही मेरा गोल था। मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला कि मेरे को यार साउथ इंडियन हीरोज बड़े पसंद है, उनकी स्टोरियां बड़ी पसंद है। मैं हमेशा से कुछ करना चाहता था पर पैसे अपने घर लेके नहीं जाना चाहता हूं। इस चैनल पे भी मैं कुछ करना चाहता हूं, पैसे घर लेके नहीं जाना चाहता हूं। तो सारे के सारे पैसे आपके हित में यहीं पे लगा दूंगा और मेरे पास इतने मैं पैसे कमाता हूं, मैं उसको डबल कर सकता हूं। अगर चैनल 50,000 रुपए कमा रहा है तो मैं मंथ का 1 लाख रुपए जो है आपके हित में लगाऊंगा। अगर 1 लाख कमाएगा तो मैं 2 लाख आपके हित में लगाऊंगा। अगर 3 लाख होगा तो 3 लाख। और ये हित में लगाने का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कर दिया, ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप लोगों के बीच में। जो बच्चे इस चैनल के सपोर्ट में हैं, कैसे ऑडिट करेंगे, कौन सपोर्ट में है, जो बच्चे साथ में रहेंगे उन्हीं के पास जाएगा। और ये सारा अनाउंसमेंट आपके सामने होगा, आप देखते रहोगे। और मेरी वीडियो का ये वाला क्लिप सुरक्षित रख लेना। कभी भी मैं इस चैनल का किसी भी महीने अगर मैंने फंड अपने पास रखा तो ये चैनल निकाल के इस चैनल की पर्टिकुलर इस वीडियो के सेक्शन को वायरल करना कि सर आपने कमिट किया था कि आप ये पैसे को ले नहीं जाओगे, पैसे हमारे हित में लगेगा, अपने हित में क्यों लेके जा रहे हो। और खूब इंसल्ट करना मेरे को। एक आदमी को अपनी इज्जत से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं होता। तो सारा का सारा चैनल का रेवेन्यू मैं आज के दिन पे अनाउंस कर रहा हूं कि सबका सब बांट दूंगा। ये तो रही ऐलान जंग की पहली बात। जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर चैनल मोनेटाइज कर दिया, पॉपुलर होना चाहते हो, बहुत सारा। नहीं यार, मैं तो ये परेशान हो गया हूं कि मैथ के जो है क्वेश्चन देख देख के कि यार ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, इतना क्वेश्चन ये नहीं कर पाएंगे, ये ट्रिक चाहिए, वो ट्रिक चाहिए, फला चाहिए, ट्रिक चाहिए। बस उसी के गुस्से में आके मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। दूसरी बात यह है, एक तो बड़ी बात यह है कि सर ये तो ठीक है लेकिन कंटेंट क्या क्रिएट करोगे। मैं बता दूं, मैंने पिछले कई सालों तक सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया है, मैथ में कभी हाथ नहीं लगाया था। इस चैनल पे मैं आपको मैथ पढ़ाने जा रहा हूं और मैथ 2 तरीके से पढ़ाऊंगा। एक तो इस पे पूरा का पूरा कोर्स बनाऊंगा जो ऐप पे चलेगा, दूसरा हो जाएगा जो है फ्री कंटेंट जो यूट्यूब पे चलेगा। इसमें सारा का सारा कोर्स कवर करूंगा जिसमें मैं आपके साथ इस चैनल पे रेगुलर कंटेंट के साथ जुड़ा रहूंगा। अब जब बात होती है फुल कोर्स की तो आप बोलोगे कि सर
बात तो वही आई ना सर, ऐप पे ले जाओगे फिर वहां से आप भी पैसे बनाओगे। चलो इसका एक सोल्यूशन निकाला है मैंने। मेरे को साउथ इंडियन हीरो बनना है, बनना सीरियसली बनना है। पैसे लेके क्या करूंगा यार, बहुत माल है मेरे पास। मतलब मेरा इतना बड़ा अंपायर है। अभी थोड़े दिनों में इस चैनल पे बने रहोगे, वो सारा का सारा अंपायर के विषय में डिटेल करूंगा मैं कि कितना बड़ा अंपायर है, मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास कितने पैसे हैं और मेरी खुद के खर्चे कितने हैं। तो मैंने इसके फीस के लिए ऑप्शन रखा हुआ है। इसके फीस के लिए ऑप्शन रखा हुआ है कि अगर आप लोगों ने 1000 कमेंट दिए तो मैं इसकी फीस पूरे के पूरे कोर्स की मात्र 9 रुपए रखूंगा। अगर 500 रुपए कमेंट किए तो इसकी फीस मैं 19 रुपए रखूंगा। अगर 200 कमेंट किए तो इसकी फीस मैं 29 रुपए रखूंगा। और अगर 100 कमेंट किए तो इसकी फीस मैं 49 रुपए रखूंगा। 10 कमेंट किए तो 99 रुपीज रखूंगा। ये बात कर रहा हूं मैं पूरे कोर्स की। कोर्स कब अनाउंस करूंगा वो बाद में बताऊंगा, लेकिन जब भी ऐप पे फुल कोर्स चलाऊंगा, ये प्राइस है, ये वाला क्लिप रख लो आप। अगर 1000 कमेंट इस पर्टिकुलर वीडियो पे आप लोगों ने किया तो सिर्फ 9 रुपए में कोर्स होगा। अगर आप चाहते हो तो वीडियो को शेयर करो, कमेंट करा लो एक बार। 500 करोगे तो 19, 200 करोगे 29, 49 करोगे 100, 99 करोगे 10। और 1000 मैंने इसलिए बोला क्योंकि 1000 बच्चे अभी अभी जुड़े हैं। वो सारे के सारे बच्चे कमेंट कर सकते हैं कि मैं तो उनको कोर्स पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दूं और यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलाना चालू करूं। अब सही बात यह है कि आप मेरे से पढ़ना क्यों चाहोगे? सर आप कैसा पढ़ाते हो मेरे को तो पता नहीं है। सीरियस बात है ना कि पता नहीं है। तो मैं आज के दिन ऐलान जंग कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे टीचर्स के वीडियो से अलग अलग क्वेश्चन निकाले हैं। तो ये छोटा सा समय आप मुझे दो ये टेस्ट करने के लिए मैं मैथ्स कैसा पढ़ाता हूं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं 10-12। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको मैथ्स पढ़ाया है, इस वीडियो में भी मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। जरा मैं कुछ सैंपल क्वेश्चन करा रहा हूं। मेरे नॉलेज को इन क्वेश्चन के माध्यम से जज करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जुड़े रहने से आपको यह पता चलेगा कि मैं आपको अच्छे से मैथ सिखा पाऊंगा कि नहीं। वो सारे तरीके जो सारे टीचर्स के पास है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरे पास नहीं, मैं तो यही बताने आया हूं कि ये सारे तरीके सभी टीचर के पास है। बस टीचर मेहनत और मन से दिल से आपको पढ़ा दे। तो यहां से मेरा दिल से पढ़ाने का मन है। एक एक क्वेश्चन है, कई जगह मैंने देखा है इसमें बहुत 30 मार खाई लूटी जाती है। एक क्वेश्चन है 1331 के पावर -x 225 के पावर y, जहां पे बोला गया है x और y दोनों इंटीजर्स है और बताना है आपको 3xy की वैल्यू। अगर नहीं दिख रहा हो तो एक बार मैं फिर से लिख दूं, 1331 के पावर -x के बराबर दिया हुआ है 225 के पावर y। पूछा गया 3xy की वैल्यू क्या होगी। आपके पास ऑप्शन है 0, आपके पास ऑप्शन है 3, आपके पास ऑप्शन है 1, आपके पास ऑप्शन है -3। मैं इस क्वेश्चन को अगर घूर के देखूं, इस क्वेश्चन को घूर के देखूं, मेरे एक टीचर कहते थे कि क्वेश्चन को घूर के देखो, ऑप्शन को घूर के देखो, आपको जवाब मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को घूर के देखूं तो मेरे को यह समझ में आता है कि 1331 अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर रखी है, किसी भी टीचर से बेसिक्स पढ़ रखा है, तो आपको यह पता है कि ये क्या है, 11 का क्यूब है। और इधर देखोगे तो ये क्या लिखा होगा, इसके पावर -x है। इधर 225 की बात करोगे, ये क्या है, 15 का स्क्वायर है। और इसके पावर में क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। इस तरीके के सवालों में एक्स वाई में रिलेशन आप तभी निकाल सकते हो जब यहां और यहां कुछ आपस में 11 और 15 में या किसी नंबर में कुछ मैच खाता हो, तभी इसके अंदर कंपेयर करके आप एक्स वाई की वैल्यू निकालते हो। अगर इधर और इधर नंबर दोनों अलग हैं तो इनके बीच में कंपैरिजन बनता नहीं है। तब ये दोनों स्थितियां तभी बराबर होगी जब इसकी वैल्यू 1 आ जाए और इसकी वैल्यू 1 आ जाए, और इसकी वैल्यू 1 आएगी जब x की वैल्यू भी 0 कर दोगे और y की वैल्यू भी 0 कर दोगे। तो ये इसके पावर 0 हो जाएगा, ये इसके पावर 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब x 0 y 0 है तो x इंटू वाई करोगे तो भी 0 आएगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई करोगे फिर भी 0 आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब पढ़ाया जाता है, समझा जाता है, तो इसकी बेसिक्स बहुत समझनी जरूरी है। इसके दो ही चीजें हैं, एक तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसको जो कंपेयर करते हो, कंपेयर कैसे करते हो। जब आपको बेसिक सिखाई जाती है तो आपको कंपेयर करना सिखाया जाता है। दूसरी बात यह है कि इन दोनों को जब इक्वल करना हो और कुछ भी कंपेरेबल ना हो, तो इसकी पावर और इसकी पावर अगर 0 कर दो तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जैसे 1 के पावर 0 भी 1 होता है, 2 के पावर 0 भी 1 होता है, 3 के पावर 0 भी 1 होता है, और n के पावर भी 0 1 होता है। इन सभी की वैल्यू जो है 1 होती है। इतनी तो बात है ना, और क्या ही है। मैंने YouTube पे देखा कि इस क्वेश्चन को पढ़ा के ऐसा बताया जा रहा है, क्या ही क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत मामूली सा नॉर्मल सा ही तो क्वेश्चन है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, जिस क्वेश्चन पे आपको हवा बनाया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12%, 20%, 24%, 32%, करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इस पूरे क्वेश्चन में है क्या, ये पूरे क्वेश्चन का हुआ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि बच्चा कैलकुलेशन में एरर करेगा।
क्या सिर्फ एक टीचर को इसे पढ़ाने आता है? क्या दूसरा टीचर इसे अच्छा नहीं पढ़ा सकता, तीसरा अच्छा नहीं पढ़ा सकता, चौथा अच्छा नहीं पढ़ा सकता? सबके सब पढ़ा सकते हैं। क्या ये आपको पता है कि अगर 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है, 20 का डिस्काउंट दिया हुआ है, और अगर ये सक्सेसिव डिस्काउंट है तो कैसे निकालते हो? या इसको एक्स बोल लो या इसको वाई बोल लो, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऐसे निकालते हो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, यही करके निकालते हो। जब 2 होता है तो आपके लिए आसान होता है। 4 है तो आप इसको जो है जेड और एन कर लो, तो आप z% प्लस n% माइनस जेन अपॉन 100 निकाल लो। मान लो ये वैल्यू आपके p आ जाती है और ये वैल्यू आपकी q आ जाती है, तो p q में भी साफ साफ यही आप मेथड लगा दो, p प्लस q माइनस पी क्यू अपॉन 100। अब क्या है कि इसमें सावधानी ये बरतनी होती है, ऑप्शन भी एक चीज होती है जिसको घूर के देखने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर हो, अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर हो, तब आप क्या काम करते हो, आप अप्रोक्सीमेशन लेना चालू कर देते हो। ये भी आपको टीचर से सीखना होता है, और ये कौन सा टीचर नहीं सिखाता है, ये हर टीचर सिखाता है कि अगर ऑप्शंस आपके दूर दूर हो, जैसे इसके बीच का डिफरेंस देख रहे हो 20, इसके बीच का डिफरेंस 10 है, और इसके बीच का डिफरेंस जो है ज्यादा है, इधर 43, मतलब या तो 10 का डिफरेंस है या तो 20 का डिफरेंस है। अगर आप अप्रोक्सीमेशन लोगे, अगर आप अप्रोक्सीमेशन लोगे तो वैल्यू 10 के डिफरेंस में नहीं आती है, 0.1, 0.2 या 1 या 2 के डिफरेंस में आती है। तो आपको नियर बाई वैल्यू से कंपेयर करके इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। अब इस सवाल में है क्या, पहले 12% और 20% का जो है आपको निकालना है, क्या इक्विवेलेंट निकालना है। 12 और 20 का अगर आप निकालोगे 24 और 32 का निकाल सकते हो। और इसी तरीके से एक और काम कर सकते हो कि 12-20 का निकाल के 32-24 का निकाल के पेयर ऐसा बना लो जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो सके। ये नंबर्स को देख के आपको चूज करना पड़ेगा कि 12-20 का निकालो या 32-24 का निकालो, मतलब पहले 2 ले लो फिर या 2 ले लो, या किसी 2 को एक साथ ले सकते हो। अब जैसे आप ये देखोगे तो 32 और 12 44 बनेगा, 20-24 44 बनेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों, एक को 12% ले लो और एक को क्या ले लो, 32% ले लो, लोगे ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इधर देखो 24% है और 24% के साथ हमने लिया 12 और 32 और 20 और 24 लिया, 20% लिया और 24% लिया। इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम देखो 44% हो जाएगा, इन दोनों का सम जो है 44% हो जाएगा ना। और आपको करना क्या, पहले तो दोनों का सम लेना है, दोनों का सम लेना है, दोनों का आपने सम ले लिया है 44%, 44%, तो 44 कितना हो गया, 88% हो गया। अल्टीमेटली आपको वापस जोड़ना पड़ता है, या फिर इसको अलग अलग करके कर लो, ज्यादा आसान होगा। अब 44% हो गया, इसमें घटाना कितना है, अगर आप 12 और 32 को गुणा करोगे, अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हो, ये 32 है ये 12 हो गया, इसको आप 10% कर सकते हो आसपास, इसको 30% कर सकते हो, तो 3 दहा में 3 को घटाओगे ये 41% होगा। लेकिन ये 12 ये 32 है तो आप इसमें से 4% घटा सकते हो, तो 40% के आसपास हो जाएगा। इसी तरीके से जब इसका करोगे तो ये भी 4% के आसपास हो जाएगा, इसमें भी 4% घटा सकते हो, ये अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो, ये भी 40% हो जाएगा। और जब ये 40% और 40% का निकालोगे तो 40 और 40 क्या हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा, और फिर 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 से घटाओगे तो तकरीबन आपका 64% के आसपास आएगा। तो जवाब क्या है, 63.62% है, ये आपके क्लोजेस्ट वैल्यू है, ये आपकी क्लोजेस्ट वैल्यू है। अब 64 में 63.62 है, तो ये अप्रोक्सीमेशन आपने लिया है, तो 1-2% का ऊपर नीचे होगा, 10% का ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बहुत क्लोज अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो। तो क्लोज अप्रोक्सीमेशन लेके ऑप्शन बी तक पहुंच सकते हो। कई बार टीचर कहते हैं ये हम ही सिखा रहे हैं, दूसरा टीचर नहीं सिखाता। यार आपके सारे टीचर ये सिखाते हैं कि अगर आपके ऑप्शन डिस्टेंस पे हैं, अगर आपके ऑप्शन डिस्टेंस पे है तो आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। जब ऑप्शंस क्लोज होते हैं तब अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन कब लेना है, अप्रोक्सीमेशन कब नहीं लेना है। अब क्या इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा हुआ है, इसमें 2 ही चीजें हैं, 2 क्या, मैं तो बोलता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एग्जाम में जैसे अगर आपके आता है तो 3 बातें हैं जो ध्यान रखना है। एक ये फॉर्मूला का पता होना कि अगर 2 डिस्काउंट है तो सक्सेसिव डिस्काउंट को x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 लगते हैं, ये लगभग सभी बच्चों को याद होता है। फिर दूसरी बात यह है कि आपको यह देखना होगा कि कौन सा 2 पेयर एक साथ पिक करे, ये 2 पेयर लिया फिर ये 2 पेयर लिया, फिर उन दोनों को मर्ज किया हमने, फिर ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन बहुत दूर है तो पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे। क्या करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए। एग्जाम में टाइम सेव करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मैथ्स में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो प्रैक्टिस के थ्रू उसे एनालाइज करना होता है, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा आएगा। अब इसमें क्या हुआ बनाने वाली बात है कि कौन सा मास्टर नहीं पढ़ा पाएगा, मैंने तो इतने सालों से नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा पा रहा हूं, सारे मास्टर पढ़ा पाएंगे यार, क्या है इन क्वेश्चनों में। अब जैसे क्वेश्चन आया है, इन ए ट्रायंगल एबीसी 3 साइड्स आर a = 5 b = 7 और c = 3, मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखना है, एक 5 दिया हुआ है, एक 7 दिया हुआ है और एक 3 दिया हुआ है।
ध्यान से आपको बस एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ए बी सी है तो ए के सामने की साइड को ए बोलते हैं, बी के सामने की साइड को बी बोलते हैं, सी के सामने की साइड सी बोलते हैं। पूछा क्या है, देन फाइंड द एंगल बी, एंगल बी की वैल्यू बतानी, ये वाले एंगल की आपकी वैल्यू बतानी है। अगर आपने 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड सही से पढ़ा होगा तो आपको एक कोसाइन रूल बताया जाता है, कोसाइन रूल बनाया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि अगर आपको कॉस बी निकालनी है, मैं बी पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बी की वैल्यू पूछी है, कॉस बी बतानी है तो बी ये है, तो इसके जो दोनों साइड है इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया और इसके अंदर से घटा दो, किसको, सामने वाले को, जो सामने वाला है उसके स्क्वायर को घटा दो, 3 के स्क्वायर को घटा दो, फिर 2 इंटू इसके जो दोनों साइड वाले साइड है 5 इंटू 7 ये कर लो, 5 इंटू 7 ये कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे ये आपका 1/2 आ जाएगा, ये आपका 1/2 आ जाएगा। जब cos b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी तो b की जो डिग्री आए, b का जो वैल्यू आ जाएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो b कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री निकल जाएगा। इसको अगर मैं ABC में लिखूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिखूं कि अगर cosine रूल क्या है, cos b इज इक्वल टू आपका a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b है तो b माइनस करोगे, इसके सामने वाली साइड माइनस करते हो, इंटू 2ac। इसी तरीके से अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि cos a क्या होगा, तो आपको b स्क्वायर लिखना है, c स्क्वायर लिखना है और इसमें से a स्क्वायर घटाना है और 2bc लिखना है। यह फॉर्मूला है, कोसाइन रूल आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं cos a की जगह अगर cos c निकालना है तो आपको a स्क्वायर करना पड़ेगा, b स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस c स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन 2ab लिखना पड़ेगा। यह हो गया कोसाइन रूल। लेकिन मास्टर पढ़ाते वक्त आपको साइन रूल नहीं बताते। साइन रूल यह होता है, साइन a बाई ए इज इक्वल टू साइन b बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी, साइन सी बाई सी। ये आपको 9वीं 10वीं स्टैंडर्ड में सिखाया गया यार, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं कि आज सिखाया जा रहा है, ये कोसाइन रूल बोलते हैं, ये साइन रूल बोलते हैं। ये दोनों रूल आपको पता होना चाहिए। इसमें से जो जिस क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए उस क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ता है। ये यहां पे आपको एबीसी तीनों वैल्यू दी थी। ये तब दिया जाता है जब एक एंगल कोई दिया होता है और दो जो है डेटा दिया होता है। अब इसमें क्या है, तीनों साइड दिया हुआ है, दो अगर साइड दिया हो, एक एंगल दिया हो तो ये साइन रूल लगाते हैं, अगर तीनों साइड दिया हो तो हम कोसाइन रूल लगाते हैं। इतनी सी बात है। अगर ये फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आया था। जरा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरी हमेशा से फेवरेट थी। दिया हुआ एक सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं, क्या कहते हैं, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आते हैं। माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। यह आपका सर्किल का इक्वेशन है। पूछा जा रहा है कि एक पॉइंट है 3,4। ये जो सर्किल है, ये सर्किल के पॉइंट अंदर है, पॉइंट बाहर है, कहां पे है, या इसके ऊपर है। लिखा है ना, इनसाइड इट, आउटसाइड इट, ऑन इट, टू बी डिसाइडेड, मतलब निर्णय नहीं किया जा सकता, ये बताना है। तो किसी भी पॉइंट का पता करने के लिए इस इक्वेशन में इस पॉइंट को रख के पहले वैल्यू निकालते हैं। इसका फंडा यह होता है कि अगर पॉजिटिव आता है तो ये बाहर होता है, अगर निगेटिव आता है तो ये अंदर होता है, अगर जीरो आता है तो ये सर्किल के ऊपर पॉइंट होता है। सर्किल के ऊपर होगा तो सर्किल को सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू इधर भी रखोगे तो जीरो हो जाएगी। 3 4 की वैल्यू रख के रखो। 3 की वैल्यू ये होता है आपका x, ये होता है y। जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू 3 रखोगे तो हो गया 9 स्क्वायर, ये हो गया 16, 4 चौका 16 माइनस 3 त्रिका 9, और फिर इधर से अगर बोले 4 गुणे y की वैल्यू 4 प्लस 1। ओवरऑल अगर निकाल के देखोगे तो 9 स्क्वायर प्लस 16, 4 चौका 16, 16 16 कट जाएगा, 9 स्क्वायर में 9 घटेगा, 9 9 81 माइनस 9 और प्लस 1। ध्यान से देखो तो ये वैल्यू कितनी आ रही, पॉजिटिव आ रही। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉइंट कहां है, पॉइंट है आउटसाइड। ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो जब भी आपको यह निकालना हो कि सर्किल के अंदर है कोई पॉइंट, बाहर है कोई पॉइंट, या सर्किल के ऊपर है पॉइंट, तो सिंपली उस पॉइंट को इस सर्किल के इक्वेशन में रख देनी होती है, और सर्किल के इक्वेशन में जैसे रखोगे आपको सोल्यूशन निकल आएगा। अब इन क्वेश्चनों में क्या है, ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। 11th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट अच्छे से पढ़ाई जाती है, और इसका इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो आपको मिलता है 9वीं से स्टार्ट होता है, थोड़ा 9वीं में चलता है, थोड़ी 10वीं में चलता है, फिर 11वीं में पैराबोला, एलिप्स, ये सारा का सारा चलता है। आई क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में भी बहुत भौकाल झाड़ा जाता है। इस क्वेश्चन में है क्या, दिया हुआ है यदि एसपी का 7%, 7% ऑफ एसपी इज इक्वल टू 8% जो है सीपी के बराबर है। यहां से परसेंटेज कट जाएगा, 7 एसपी जो है वो 8 सीपी के बराबर आ जाएगा, या एसपी अपॉन सीपी का जो रेशियो हो जाएगा वो 8/7 का रेशियो हो जाएगा।
ये क्वेश्चन में बता रहा है। अगर जरा ध्यान से अगर ऑप्शन को चेक करोगे तो आपको एसपी और सीपी का रेशियो 8-7 का देना है, और सीपी और एसपी का रेशियो देना है, मतलब सीपी 7 होना चाहिए, एसपी 8 होना चाहिए। सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये रेशियो दिया हुआ है। इतना ही देख के आप क्वेश्चन को टिक करके आगे जा सकते हो। मान लो अगर निकालना सीखना है कि क्वेश्चन में आगे एक और डाटा दिया हुआ है कि एसपी का 9% जो है एसपी का जो है सीपी के 10% से 2 रुपए अधिक है। सीपी के 10% से 2 रुपए अधिक है, 2 रुपए अधिक है। अगर वैल्यू निकालना है तो यहां से निकाल के आप ये वैल्यू सीधे सीधे डाल सकते हो। एसपी की वैल्यू यहां से निकाल के डाल दो। अगर एसपी यहां से निकालोगे 8/7 सीपी हो जाएगा। तो यहां पे एसपी की वैल्यू रख सकते हो 9% जो है वैल्यू है जो है इंटू 8/7 सीपी माइनस सीपी इंटू 100% इज इक्वल टू 2। पर क्या क्वेश्चन ये सॉल्व करने की जरूरत है? एक बार सीपी निकाल लोगे तो सीपी की वैल्यू रखोगे तो एसपी आ जाएगी। पर क्या इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है? इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में ही साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या महारत है जो टीचर इस क्वेश्चन का हवा बना रहे हैं कि ये सिखा दिया वो सिखा दिया? बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं यार। चलो एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं मानता हूं थोड़ा अच्छा है, लेकिन अगर ज्योमेट्री का नॉलेज आपको अच्छा है, ट्रेपेजियम के रूल्स और लॉज का नॉलेज अच्छा है, तो ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में इसका और इसका एरिया का सम पूछा है। इसका और इसका, मान लो ये A1 है ये A2 है, तो इन दोनों एरिया का सम पूछा हुआ है मेनली। बस यही पूछा है, इसके सिवा और कुछ नहीं पूछा है। मैं आपको बस एक रूल बताना चाहूंगा। मान लो एक ये ट्रेपेजियम है, ठीक है ना, ये इसके दो पैरेलल लाइन है, ये इसके दो पैरेलल लाइन है, ये इसके दो पैरेलल लाइन है। इस चीज को समझने के लिए यहां पे भी एक लाइन आप खींच लो, ये इसको ऐसे मिला लो। तो अगर ये दो डायगोनल ऐसे हैं, आपस में मैच करते हैं, अगर ये दोनों डायगोनल यहां पे आपस में मैच करते हैं, ये दोनों मैच करते हैं, अगर इसका एरिया दिया हुआ A, इसका एरिया दिया हुआ B, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसका एरिया होता है AB और इसका एरिया भी होता है AB। ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद करनी होती है। अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो ये क्वेश्चन लगाने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। क्यों? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक आपका ट्रेपेजियम बन जाएगा और एक ट्रेपेजियम ये बन जाएगा, ये लाइन में आने से। अब ये लाइन खींच के आपको देखना आना पड़ेगा, ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे इसको देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो इसका एरिया होगा, ये 32 और 8 को गुणा करके अंडर रूट लोगे। 32 और 8 को जैसे गुणा करोगे तो ये हो गया 16 इंटू 2। अगर 32 को लिखोगे 16 गुणे 2, और ये हो गया 8 गुणे 2 16, मतलब ये क्या हो जाएगा 16 गुणे 16। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? 16 निकल के आ जाएगा। इसका एरिया 16 हो गया तो इसका एरिया भी 16 हो गया ना? इसका एरिया 16 हो गया तो इसका एरिया 16 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा? 27 गुणे 3 करोगे तो 9 त्रिक 27, इसका एरिया 9 आ जाएगा, इसका एरिया 9 आ जाएगा। 27 गुणे 3 करके जब अंडर रूट लोगे तो ये हो गया 9 गुणे 3, ये हो गया 3, ठीक है ना? यहां से 3 निकलेगा, यहां से 3 निकलेगा, अल्टीमेटली 9 निकल जाएगा। ये हो गया 9 और ये हो गया 9। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है A1 या A2 का एरिया, या कई बार क्या होता है सिर्फ ये एरिया पूछ देता है, ये एरिया पूछ देगा, ठीक है? तो ये 16 था, ये भी 16 आपका आएगा। 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। और इसमें एरिया के ऑप्शन शायद दिया नहीं है सही से, ठीक है ना? ये हो गया आपका 16, ये हो गया 9, और 16 9 आपका हो जाएगा 25। ऑप्शन में शायद 15 दे दिया है, यहां पे होना चाहिए था 25। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसी का एरिया आइडली पूछता है जब भी एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन पूरा नहीं था, अगर इसका भी अगर एरिया सम करना होता तो आप 25 में से 9 और जोड़ देते और आपका ऑप्शन जो है 25 के साथ 9 और जोड़ने के बाद 34 पहुंच जाता, तो एक ऑप्शन 34 होता, तब करेक्ट होता। बस मेनली इस क्वेश्चन में क्या है, आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी पता नहीं है तो फिर बड़ा इशू है। प्रॉपर्टी आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी हर टीचर, जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप थ्योरी का सेक्शन पढ़ते हो, कोर्स कंप्लीट करते हो, तो हर टीचर आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाता है। कोई ऐसा टीचर नहीं हुआ जो ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा रहा है। जो टीचर ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा रहा है, आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये है कि फिर आप गलत टीचर से पढ़ रहे हो। वहां पे आप गलत टीचर से पढ़ रहे हो अगर टीचर को इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने जो देखा हुआ है, लगभग सारे टीचरों को ये प्रॉपर्टी पता है। मैंने इतने सालों से नहीं पढ़ा, मेरे को प्रॉपर्टी पता है यार, तो बाकी टीचरों को तो वैसे ही प्रॉपर्टी पता होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं।
अगले कुछ ये दो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में और आए हैं, इनको भी लेके देखा मैंने, बहुत हवा बना हुआ था। एक दिया हुआ था एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू 3 4 5, ये रेशियो दिया हुआ, तो एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा है। रेशियो बनाना, रेशियो देखना, रेशियो मर्ज करना, रेशियो के शुरुआती ही समय पे डिस्कस कर दिया जाता है आपसे। कैसे? जैसे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है, अगर ध्यान से देखो एक्स वाई जेड कैसे निकालोगे तो दिमाग चकरा जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी बेसिक्स पे पहुंचोगे, जहां से आपने रेशियो सीखना चालू किया है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लग जाएगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये दो पिक कर लो, ये दो पिक किया तो मतलब एक्स वाई जेड एक्स का रेशियो हो गया, ये पहला और ये तीसरा है। यहां पे पहला क्या है? 3 है, और यहां पे क्या है? 5 है। तो इसके बीच का ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इसको पिक किया एक्स वाई जेड एक्स के साथ, तो एक्स वाई जेड एक्स 3 5 हो गया। यहां पे कुछ कॉमन है, एक्स काट दो, यहां से आपको क्या रेशियो मिल गया? वाई जेड का रेशियो मिल गया, ये 3:5 मिल गया। मैं सिखा रहा हूं तो टाइम ले रहा हूं, आप तो सीधे सीधे वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो। फिर इसको ले लो, जब इसको लोगे तो वाई जेड रेशियो जेड एक्स हो गया, और ये रेशियो वाई जेड जेड एक्स हो गया। तो ये आपका 2 और 3 लिया, ये मतलब 4:5 लिया मैंने। ध्यान से देखो, अगर इन दोनों में अगर हम कुछ कॉमन देखें, यहां पे जेड जेड कट गया, अब ये वाई रेशियो एक्स आ गया, वाई रेशियो एक्स आ गया 4:5, 4:5 आ गया। जरा ध्यान से देखो ऊपर वाला वाई रेशियो जेड है 3:5। हम क्या करते हैं, यहां पे भी वाई है, यहां पे भी वाई है, दोनों वाई को इक्वल बना लेते हैं। रेशियो में किसी भी चीज से गुणा करो या किसी से भाग करो, रेशियो नहीं बदलता, ये प्रॉपर्टी होती है, ये सारे टीचर आपको पढ़ाते हैं। तो यहां पे आप क्या काम करो, यहां पे 3 से गुणा कर दो, यहां पे आप 4 से गुणा कर दो। जैसे ये गुणा करोगे तो क्या होगा? रेशियो, आपका रेशियो बदल जाएगा, ये हो जाएगा 12:15। ध्यान रखिएगा, वाई और ए यक्स का रेशियो है, ये वाई जेड का रेशियो है, ठीक है ना? ये वाई जेड का रेशियो है जो ऊपर से अपन ने निकाला था। यहां पे जैसे ही आप करोगे 4 से, तो ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। अब आपको ये पता है, ये वाई है, ये यक्स है और ये जेड है। ये y है, x है, z है। जब x 15 है, तब y 12 है, जब y 12 है तब z आपका 20 है, और यही रेशियो पूछा था। तो 15, 12 और 20 आपको बताना था। क्या बताना था? 15, 12 और 20 का रेशियो बताना था। अलग अलग आपके ऑप्शन बना के 4 दिए जाते और ये निकल जाता। क्या ये इसमें कुछ बहुत बड़ा हुआ है जिसका हवा बनाने लायक है? इतने सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और अगर जो डिफिकल्ट भी कहने के हिसाब से आते हैं, बेसिक्स अगर आपने सही से कवर कर रखी है, तो एक सिंगल क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे ये क्वेश्चन आया था कि 29 29 40 और 29 29 42 इन दोनों एरिया के विषय में पूछा गया है कि ज्यादा है, कम है, बराबर है या कैसे हैं। ये दो के दोनों जरा ध्यान से देखो, यहां 29 29 40 दिया हुआ है, 29 29 42 दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जब बनाओगे आप, मतलब दो साइड बराबर है, और दो साइड बराबर है तो दो साइड आप रखोगे, एक हो गया 29, एक हो गया 29, एक हो गया 40। इधर भी जरा सा देखोगे, ये क्या हुआ? ये हो गया 29, ये हो गया 29 और ये हो गया 42। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये है A1 B1 और C1। आपको लगेगा ये दोनों साइड बराबर है, ये 40 है, इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला साइड बड़ा है तो इसका एरिया बड़ा होगा, इसका एरिया बड़ा होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, एरिया निकालते हो कैसे? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और एक प्रॉपर्टी और पता होना चाहिए, ऊपर से जब ये आप डालते हो लंब, तो ये दोनों को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये 20 होगा और ये भी बेस होगा। तो बेस तो इस केस में क्या होगा? अगर आप एरिया निकालोगे तो 1/40, ये हो गया आपका बेस, 1/2 लगेगा। अब इसकी हाइट जो निकले, ये 20 हो गया या 29 हो गया, तो ये ट्रिपलेट बनता है। क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है। यहां पे बनेगा 21। यहां पे जब आप इसको वो करोगे, परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये होगा आपका 21, ये हो गया 21, और जब ये वाली साइड निकालोगे तो निकलेगा 20, ये निकलेगा 20। अब फिर जब आप एरिया निकालोगे, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं और इसका 2 गुना कर दो, क्योंकि दोनों जो है एरिया बराबर होता है, दोनों एरिया बराबर होता है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो 1/20 गुणे 1/2 इंटू 21। इधर क्या कह सकते हो? 1/2 गुणे 21 गुणे 20। ये मैंने इसलिए आधे का निकाला है ताकि आप एक देख पाओ कि 21 गुणे 20, 21 गुणे 20, ये 21 गुणे 20, ये 1/20 नहीं होगा, 1/2 गुणे 21 इंटू 20, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना?
ये बराबर होगा। आप देख रहे हो ये आधे का एरिया जो है इस आधे के एरिया के बराबर हो रहा है, और ये आपस में बराबर होता है तो ये आपस में बराबर होता है, तो इसका दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। इस क्वेश्चन को भी लेके देखा मैंने, बड़ा हुआ बना हुआ है। इसमें क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि 1 इंटू 2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, साइड से नहीं निकालते हैं। और दूसरा चीज है आपको ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि 29 29 20 का एक दूसरा साइड 21 निकलेगा, 29 29 21 का एक दूसरा साइड 20 निकलेगा। ट्रिपलेट की प्रॉपर्टीज अगर आपने सही से पढ़ रखी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं, तो ये जो चीज है ये बहुत ही आसान हो जाती है आपके लिए। आपको मेरे को देख के लग रहा है कि मेरे को मैथ्स नहीं आती है, देख के लग रहा है आपको मेरे को मैथ्स नहीं आती है, जरा देखो आपको लग रहा है कि मैं आपको अच्छा मैथ्स नहीं पढ़ा सकता हूं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अब, और रिवोल्यूशन में शामिल होइए। अब देखो क्या हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ, तीन संख्या 3 5 7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 840 दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन आती है तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे, 840 डिवाइड बाई 357, काटोगे इसको, अभी बताता हूं क्यों किया मैंने, 7 एकम 7 7 दूनी 14, ठीक है ना, 5 3 15 15 8 120, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया, 8 इसका सही जवाब होगा। ये क्यों किया, ये इस वजह से किया क्योंकि मुझे बेसिक डेफिनेशन क्लियर है। बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, जो एलसीएम निकालते हो, एलसीएम जो निकालते हो वो होता है, मान लो 3 नंबर है ए बी सी, 3 नंबर का अगर एलसीएम निकाल रहे हो तो इसका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता है, क्या है, इनकी अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके अंदर वो होता है, और जो जो नंबर्स इसके अंदर यूनिक होता है, इसके अंदर यूनिक होता है, इसके अंदर यूनिक होता है, वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लो A1 नंबर इसके अंदर यूनिक है, B1 नंबर इसके अंदर यूनिक है, C1 नंबर इसके अंदर यूनिक है, तो इनको क्या काम करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यूनिक नंबर दिया हुआ कि 3 संख्याएं 3 5 7 के अनुपात में है, तो जब आप किसी चीज की अनुपात निकालते हो तो जो कॉमन वाला नंबर होता है वो कट जाता है, मतलब एचसीएफ उससे कट जाता है। एचसीएफ जब 3 का रेशियो निकालते हो ना, तो 3 के एचसीएफ से ही, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड करके रेशियो बनता है। अगर ये बात आपको पता है तो आप फटाफट खाली 840 में से 3 5 और 7 का भाग देके ऑप्शन निकाल लोगे। अब इन सवालों में क्या है, जो टीचर इतने बड़े हवा बनाते हैं, आप बोलोगे कि सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस के डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं उठाया आपने, टाइम एंड वर्क के डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं उठाया, सब उठाऊंगा, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये तो मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूं जिसका हवा बहुत बनाया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा सवाल, बहुत लंबा सा आया था, 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 को 1000 से भाग दोगे तो क्या आपका जो है वो रिमाइंडर आएगा। और यार बस आपको ये देखना था कि इसमें 72 में से 8 नंबर 72 होता है, ध्यान से देखो, इसमें 25 होता है ना, और अगर इसमें देखो इसमें 5 है तो 5 गुणे 25, यहां देखो इस पूरे में एक 8 का मल्टीपल है, एक 125 का मल्टीपल है, इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 1000, मतलब इसके अंदर अपने आप में 1000 गुणे में छुपा हुआ है। जब 1000, मान लो ये सारा आप बाइफरगेट करके छोटे छोटे वैल्यू निकालिए, आपने 1000 निकाली और बहुत सारे नंबर और n है, n1 n2 n3 सब मल्टीपल में है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर 1000 से भागो करोगे तो डायरेक्ट कट जाएगा, रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। मतलब काटते ही तो हो भाग देने में, अगर करोगे तो ध्यान से देखो, 8 से 72 कट जाएगा और 25 से 75 कट जाएगा, बचा हुआ 5 है, इससे 70 कट जाएगा, तो रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपके, और इसका भी यूट्यूब पे मैंने देखा कि बड़े हवा बनाए जाते हैं इन क्वेश्चंस में, क्या है यार, देखते हुए सवाल लग जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 70 का मान ज्ञात कीजिए। जब ट्रिग्नोमेट्री के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके तो हवा निकल जाती है कि कॉस स्क्वायर 10, क्योंकि वो ये वैल्यू तो याद रखते नहीं है, ये वैल्यू तो कोई याद रखता नहीं है, तो कहां से होगा, एक फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इसकी वैल्यू 3/2 होती है। अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर रखी है, ठीक से पढ़ाई कर रखी है और टीचर पढ़ाने वाला थोड़ा सा सही है, तो ये वो फॉर्मूला आपको सिखाता है, लिखवाता है और बोलता है इसको याद कर लो, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये है कि नहीं, ये है थीटा आपका, ये 60 माइनस 10 है, 60 माइनस 10 है, ये 60 प्लस 10 है,
तो और कॉस स्क्वायर में ही है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही क्या होगा, 3/2 होगा। डायरेक्ट रिजल्ट पूछा हुआ है और यहां पे ऑप्शन में नहीं है, तो रख लो 3/2, क्योंकि 2 ऑप्शन मिसिंग है, इसमें 1/2 लिख लेते हैं। इस तरीके का आपका ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। इन क्वेश्चनों में क्या रखा है आप बताओ मेरे को, इतना हुआ बनाया जाता है। इसीलिए मैं जंग छेड़ रहा हूं कि मैथ वाकई में आसान है। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, मेरे चैनल पे बनो, जुड़ो, सब्सक्राइब करो, और उसके बाद आप देखो मैं मैथ यही आपके लिए आसान करता हूं, बहुत ही ज्यादा आसान करता हूं। ये क्वेश्चन है, रेस का क्वेश्चन है, आपको लगेगा डिफिकल्ट। मैं जिस टीचर्स ने आपने पढ़ रखा है, जरा इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं, इसको करके नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है और इस तरीके के क्वेश्चन को लग रहा है कोई टीचर आपको हवा बना रहा है, तो कल वाली क्लास में, इसके बाद वाली क्लास में ये मैं इसके सोल्यूशन कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा। बेसिक की जानकारी है तो ये क्वेश्चन जो है बहुत चुटकी भर में लग जाएगा, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो ये जंग में अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं सारा का सारा मैथ का जो हुआ है, सारा का सारा सब निकाल दूंगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना कि सर मेरे को कोर्स चाहिए, और कोर्स का प्राइस आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो। जैसे ही इस बकेट में आप कमेंट करोगे आपको पता चल जाएगा कि कोर्स का प्राइस कहां पे जाने वाला है। जो है आप अगर इस वाली श्रेणी में आते हो, 1000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बस लिख देना सर मेरे को कोर्स 9 रुपए में चाहिए। और अगर आप इसमें भी ओके हो, इसमें भी ओके हो, इसमें भी ओके भी हो, इसमें भी ओके हो, तो कमेंट करते वक्त सिर्फ लिखना सर मेरे को 9 रुपए में ओके है। या दूसरी चीज लिखना सर आप तो पढ़ा दो, यूट्यूब पे ही पूरा पढ़ा दो। मैं यूट्यूब पे ही लगातार हर रोज वीडियो लेके आने वाला हूं और सारे कंसेप्ट 1 बाय 1 सब सिखाने वाला हूं। मैं तो खाली ये सैंपल लेके आया था ताकि आप ये चेक कर लो कि मैं पढ़ा पाता हूं कि नहीं, मैथ्स आपको समझा पाता हूं कि नहीं, नॉलेज है या नहीं है। आने वाली वीडियोस में अभी आपको मैं बता दूंगा कि मेरे पास कितनी नॉलेज है मैथ्स की। और ये सारे के सारे टीचर बड़े बंटाधार बने हैं कि ये मैंने परसेंटेज के सारे रूल्स मैंने बनाए हैं, इसके सारे रूल मैंने बनाए हैं, ये ट्रिक मैंने खोजा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये ट्रिक मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। इस चैनल पर सारे के सारे ट्रिकों की धुजियां मैं उखाड़ दूंगा, मेरे से ही सारे के सारे। वो आप मेथड्स ले लो, सबके बेसिक मेथड ले लो, सबके छोटे करने के तरीके ले लो, लेकिन एक बार भी मैं किसी बच्चे को ये डराऊंगा कि नहीं कि मैथ्स बहुत बहुत डिफिकल्ट है। मैथ्स बहुत आसान है अगर इसको सिस्टमैटिक वे से पढ़ो तो। इतने सालों के बाद भी अगर मुझे मैथ याद है तो मैं अगले 6 महीने आपको मैथ तो सिखा ही सकता हूं यार, कि आप भी मैथ को मेरी तरह हलवा ही समझो। और मैथ हलवा होता भी है। आप बताइएगा तो मेरे को साथ ना IIT के क्वेश्चन में लड़ लीजिएगा, मेरे साथ कैट के क्वेश्चन में लड़ लीजिएगा, मेरे साथ इन सारे टीचरों के एक एक से क्वेश्चन मांग के लेके आइएगा, मेरे साथ वहां से लड़ लीजिएगा। मैं देखता हूं कौन से टीचर को कितना नॉलेज है। जो हम जैसे टीचर जो पढ़ा नहीं रहते, हमको नॉलेज नहीं है। अरे यार गली मोहल्ले में बड़े सॉलिड टीचर पढ़े हुए यार। मेरे को यहाँ किसी को क्रिटिसाइज करने का मन नहीं है। इस चैनल पे मैं सिर्फ इसलिए पढ़ाने जा रहा हूं ताकि मैं सिर्फ ये बता सकूं कि मैथ्स वाकई में बहुत आसान है। इसके हवे के चक्कर में पढ़ो नहीं। अगर आप SSC CGL का पेपर दे रहे हो, मैथ्स का वेटेज हो गया खत्म, 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए 4 से 5 महीने ठीक से अगर मेहनत कर लो, आपके 25 में से 25 क्वेश्चन मेंस में सारा का सारा निकल जाता है। अगर आपको रैंक बनाना है तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखो, बाकी सब्जेक्ट में भी स्कोर रखो। अगर आप BA वाले बच्चे हो तो थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा। अगर BSc BTech वाले बच्चे हो तो यार ये 100% स्कोर हो सकता है छोटी सी मेहनत से ही। तो इसका इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा साथ दो, इस जंग में लड़ते हैं लड़ाई, सीखते हैं मैथ और बनाते हैं मैथ को आसान। मिलते हैं अगली वीडियो में। कंसेप्चुअली एक एक वीडियो लेके आने वाला हूं। कुछ और भी आपको रिक्वायरमेंट हो, कोई और भी सुझाव हो इस चैनल को और आपके लिए बेहतर बनाने में, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज